नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल का भाग 2। इससे पहले भाग 1 कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों यह उन्हीं प्रश्नों का संग्रह होता है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और यह भावी परीक्षाओं के लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित यह भाग 2, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का वर्णन मिलता है। यह इसका सही जवाब है। कार्तिकेय देवता का वर्णन यौधेय सिक्कों पर प्राप्त होता है। आइए इसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लेते हैं। क्या होता है कि जो मौर्योत्तर काल है, उस मौर्योत्तर काल से संबंधित शक शासक और कुषाण शासकों का भी जिक्र होता है। तो जो शक शासक थे और कुषाण शासक थे दोस्तों, उनका क्या हुआ, वह जो है ये राजा बने और इनको देवता का अवतार माना जाता था। किसका, ये प्रश्न पूछा गया है, देवता का अवतार माना जाता था इन राजाओं को। किस शासन के, शक शासन के और कुषाण शासन के जो राजा थे उनको जो है देवता का अवतार माना जाता था। यह इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें क्या होता था, जो कुषाण राजा होते थे, कुषाण राजा, उनको क्या कहा जाता था, उन्हें देवपुत्र कहा जाता था। क्या, देवपुत्र। कुषाण राजाओं को देवपुत्र कहा जाता था। और ये जो है यानी शक और कुषाण के शासन के जो राजा थे उन्हें देवता का अवतार माना जाता था और कुषाण से संबंधित जो राजा थे उन्हें देवपुत्र का उपनाम यानी उपाधि दी गई थी। या इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। और हम इसी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे इसमें है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से किसने शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से किसने शिक्षा प्राप्त की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है जीवक। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। अब इसी में एक तथ्य ये बनता है कि शुंग वंश, जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बाद कौन सा शासन, कौन सा राज, कौन सा ऐसा डायनेस्टी था या कौन सा ऐसा शासक था जो शुंग वंश के बाद जो है अपना शासन किया? तो वह कण्व वंश था। कौन सा वंश था? कण्व वंश आया, या शुंग वंश के बाद कण्व वंश। तो तक्षशिला में जिस आचार्य ने शिक्षा ली थी वह जीवक था और कुषाण के जो राजा थे उन्हें देवपुत्र उपनाम से जाना जाता था और जो शक और कुषाण से संबंधित जो राजा थे उन्हें देवता का अवतार माना जाता था। तो यौधेय सिक्कों पर जिस देवता का अंकन मिलता है वह कार्तिकेय है। ये इससे संबंधित तथ्य रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, अर्थात 81 ईस्वी। 81 ईस्वी सन जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। यह इससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन और बनता है वह बनता है कि जैसे क्या होता था, अश्वघोष नामक एक रचनाकार थे ना, अश्वघोष ने क्या लिखा है? अश्वघोष, तो उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। क्या? बुद्ध चरित की रचना यह अश्वघोष ने की है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि जो भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है कौन सा? चरक संहिता। चरक संहिता यह भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है, चरक संहिता। अब इसमें क्या हुआ, चरक संहिता में किस चीज का वर्णन है? तो वह वनस्पतियों से निर्मित जो औषधियां हैं, किससे? वनस्पति, वनस्पति से निर्मित जो औषधि है, औषधि, उसका वर्णन यह जो है चरक संहिता में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें जो है वनस्पतियों से निर्मित जो औषधियां हैं उसका वर्णन मिलता है। अब इसी में एक और हम देख लेते हैं, सुश्रुत संहिता। क्या? सुश्रुत संहिता। अब इसमें के किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जो सुश्रुत संहिता है इसमें जो है आपकी शल्य चिकित्सा का ग्रंथ माना जाता है। इसे क्या? शल्य यानी जिससे ऑपरेशन वगैरह होता है, शल्य चिकित्सा का ग्रंथ इसे माना जाता है सुश्रुत
संहिता को। और चरक संहिता को, इसमें जो है वनस्पतियों से संबंधित जो औषधियां बनाई गई हैं चरक संहिता में, उसका वर्णन किया गया है। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा से संबंधित वर्णन किया गया है, यानी इसे शल्य चिकित्सा ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अब नेक्स्ट हम इसी के तहत वो देख लेते हैं एक और फैक्ट, कि जो सातवाहन शासक थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कड़ों को, मतलब कण्व जो वंश था, सातवाहन ने क्या किया, सातवाहन ने कण्व वंश के राजाओं को पराजित किया। कण्व वंश को पराजित कर क्या किया उन्होंने, उन्होंने ये किया कि मध्य भारत और दक्कन में, मध्य भारत और दक्कन में, क्योंकि इनका जो है पैठन प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी हुआ करती थी ना, तो सातवाहन ने कड़वों को पराजित करके मध्य भारत अथवा या फिर दक्कन में इन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित की। या दक्कन और मध्य भारत में इन्होंने क्या किया, सत्ता को स्थापित किया। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है। अश्वघोष ने किसका क्या लिखा है, तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की है। अब चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चरक संहिता जो है वनस्पतियों से संबंधित जो औषधियां बनी हुई है उसका वर्णन करता है। इसी के साथ आपका एक आता है सुश्रुत संहिता, उसमें किस चीज का वर्णन है, तो सुश्रुत संहिता में दोस्तों शल्य चिकित्सा का वर्णन है, यानी इसे शल्य चिकित्सा ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत सातवाहन राजाओं ने क्या किया, कण्व वंश को परास्त करके उसने जो है मध्य भारत और फिर दक्कन में अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो कनिष्क के सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा है उसमें जो अभिलेख की तिथि है वह 81 ईस्वी सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौलमिक कहलाता था। निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौलमिक कहलाता था, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासक होता था उसे गौलमिक कहा जाता था। यानी गौलमिक क्या होता था, आज का क्या ग्राम प्रधान होता है ना, तो उसे ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था, गौलमिक कहा जाता था। क्या, गौलमिक, गौलमिक कहा जाता था। तो गौलमिक क्या कहलाता था, ग्राम प्रधान कहलाता था तब के समय में। और इसे जो है क्या किया गया, इसे जो है ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अश्वघोष जो है किसका समकालीन था, अश्वघोष किसका समकालीन था, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अर्थात कनिष्क का समकालीन या अश्वघोष था। अभी आपको बताया गया कि अश्वघोष ने किसकी रचना की है, तो अश्वघोष ने बुद्धचरित्र की रचना की है। किसकी, बुद्धचरित्र की रचना या अश्वघोष ने किया है। यह इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा, जब दक्कन में जब सातवाहनों ने क्या किया, अपनी सत्ता की स्थापना की दक्कन और मध्य भारत में, तो यहाँ पे उसकी कौन सी नदी का तट है, तो यहाँ जब दक्कन में वह अपनी सत्ता का स्थापना किए तो वहां गोदावरी नदी के तट पे, यही इसका सही जवाब है। गोदावरी नदी है वहां दक्कन में, तो वह जो है गोदावरी नदी के तट पर अपनी सत्ता की स्थापना की। अच्छा, ये जो सातवाहन है, सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे, सातवाहनों के, तो सातवाहनों के दोस्तों सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, यानी शक से इनकी काफी दुश्मनी थी। सातवाहन शक एक दूसरे को के दुश्मन थे। इस तरह से इसका प्रश्न बनता है। अश्वघोष किसका समकालीन था, कनिष्क का। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की है। और जो है यह सातवाहन जब अपनी सत्ता की स्थापना किए मध्य भारत और दक्कन में, तो गोदावरी नदी के तट पर अपनी सत्ता का स्थापना किया। और सातवाहन और शकों में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, अर्थात पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, दरबार से संबंधित नहीं थे, या पतंजलि, या इसका सही जवाब है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देख लेते हैं। सातवाहन थे, सातवाहन उन्होंने क्या किया था पता है, सातवाहन जैसे जो कुषाण थे, कुषाणों ने क्या किया था, कुषाणों ने बहुत ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। लेकिन सातवाहन जो थे उन्होंने स्वर्ण का प्रयोग कैसे किया, सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग उन्होंने बहुमूल्य धातु के रूप में किया, ना कि उन्होंने बहुत मात्रा में इसके सिक्के चलाए। बहुमूल्य धातु के रूप में इनका प्रयोग किया गया। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग कैसे किया, बहुमूल्य धातु के रूप में। इन्होंने
कुसाणों की तरह इसका जो है बहुत मात्रा में सिक्के नहीं चलाए। और इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने जिस सातवाहनों ने जिसके सिक्के चलाए वह इस तरह से है। उन्होंने किसके सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए। किसके, शीशे यानी लेड, लेड के शीशे के सिक्के चलाए। एक आता है पोटीन, पोटीन प्रोटीन नहीं, पोटीन। और उसके बाद तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के और कांसे के। ये इससे संबंधित है। ये सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, प्रोटीन के सिक्के चलाए, तांबे के और कांसे के। जबकि कुसाणों ने क्या किया, कुसाणों ने सोने की बहुत मात्रा में सिक्के चलाए थे, लेकिन सातवाहनों ने वही स्वर्ण को बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग किया था। तो इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों विशाख दत्त, अर्थात ऑप्शन डी। विशाख दत्त ही ऐसा व्यक्ति था जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। यह इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर है। इसी में हम कुछ देख लेते हैं राजवंश और उन्होंने सिक्के जिस धातु के चलाए उसे। तो जो राजवंश है उन्हें वन बाय वन करके हम देख लेते हैं, और सिक्के वह जिस धातु के चलाए, सिक्के किस धातु के चलाए उसका वह जो है हम डिफ्रेंशिएट करके एक एक करके देख लेते हैं। जिसमें हम पहला देखेंगे कलचुरी। जो कलचुरी वंश था वह किस धातु के सिक्के चलाए थे, कलचुरी वंश के स्वर्ण, रजत और ताम्र। किसके, स्वर्ण, रजत और ताम्र। यह इसके सिक्के कलचुरी वंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र धातु के सिक्के चलाए। अब सातवाहनों का अभी आप लोग को बता दिया गया, सातवाहनों ने किस किस के सिक्के चलाए, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए ना, अभी तो बताया मैंने, शीशे, पोटीन, ये सिक्के चलाए ना, शीशा और चांदी, तांबा, ये सारे सिक्के क्या हुआ सातवाहनों ने चलाए। उसी में गुप्त शासकों ने कौन से सिक्के चलाए, तो गुप्त शासकों ने दोस्तों स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए। किसके, स्वर्ण रजत के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। कुषाण ने किसके चलाए, कुषाण ने तो आप लोग जानते होंगे, कुषाण शासकों ने स्वर्ण के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए थे, स्वर्ण और ताम्र, स्वर्ण और ताम्र, यह जो है कुषाण शासकों ने चलाए। तो राजवंश और सिक्के किस धातु के चलाए, कलचुरी वंश के जो शासक थे वे जो है स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए। सातवाहन जो है शीशे, पोटीन और रजत यानी चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त वंश के शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्के चलाए। कुषाण वंश के शासकों ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात श्रावस्ती। श्रावस्ती जो एक यूपी में जिला है अभी वर्तमान में, उसका जो है उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। बाकी जो तीन ये ऑप्शन में दिए गए हैं, अर्थात कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, यह तीनों का उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में है। कनिष्क के कौन से रवतक अभिलेख में इन तीनों का उल्लेख मिलता है, या इससे संबंधित फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अभी तो आपको मैंने एक बताया था, जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के में क्या किया था, जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जीवक ना होकर के बल्कि सुश्रुत, वाग्भट और चरक है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों चरक ने और जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक और जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो है आयुर्वेदाचार्य थे। अच्छा, एक प्रश्न यह बनता है कि सर्वप्रथम किस शासकों ने ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि अनुदान में देने की मंजूरी दी थी, तो वह जो है दोस्तों सातवाहन साम्राज्य था। सातवाहनों ने क्या किया था, सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। किसने, सातवाहनों ने भूमि दान देने, सातवाहनों ने किसको किसको दिया, ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया, भूमि को अनुदान में दिया। अब सातवाहनों से क्या एक क्वेश्चन बनता है, सातवाहनों में जो है मात्र सत्तात्मक समाज का आभास मिलता है। क्या, मात्र सत्तात्मक
सत्तात्मक समाज का आभास मिलता है। जैसे देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमायनी, इस तरह के जो नाम है, इनके पहले इनकी माताओं के नाम लगे हुए हैं। तो इससे यही पता चलता है कि सातवाहनों में जो समाज था वह जो है मात्र सत्तात्मक समाज था। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए और इसी से संबंधित एक और फैक्ट, सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी, क्या सात वाहनों की जो राजकीय भाषा थी, पता है आप लोगों को क्या थी? प्राकृत थी। प्राकृत जो है सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। और इनके जो अभिलेख मिले हैं प्राकृत के साथ साथ किस और लिपि में मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेख मिले हैं सातवाहनों के। लेकिन इनके जो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी सातवाहनों की। तो इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ली है? इसका सही जवाब है चरक और जीवक। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है, वह किस लेख में है, यानी किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है? तो इसका यह क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पेट क्वेश्चन बनता है, या बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात अयोध्या। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग जो था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ऐसी जानकारी हमें अयोध्या के अभिलेख में प्राप्त होती है। एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती या एक पुस्तक का नाम है। इसकी रचना किसने की थी गाथा सप्तशती की? तो इसकी रचना सातवाहन शासक था। सातवाहन शासक कौन? हाल। सातवाहन शासक हाल ने इसकी रचना की है गाथा सप्तशती की। यह जो है महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। अच्छा एक बात, जैसे जो मौर्योत्तर काल है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में व्यापार बहुत जोर शोर से होता था यूनान से, यानी यूनानी क्षेत्र से क्या होता है, सॉरी रोम से जो है क्या होता था, मौर्योत्तर काल में व्यापार होता था तब। लेकिन यहाँ पे जो कपड़े बनते थे, साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र, वह कहाँ बनते थे? तो मौर्योत्तर काल में जो साटक नामक विशेष वस्त्र बनते थे, साटक नामक विशेष वस्त्र, वह पता है कहाँ बनते थे? वह मथुरा में बनते थे। कहाँ पे? मथुरा में। मौर्योत्तर काल में साटक नामक जो विशेष वस्त्र बनते थे दोस्तों, वह कहाँ बनते थे? वह मथुरा में बनते थे। इस प्रकार यह साटक वस्त्रों का, यानी मथुरा जो है साटक वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। और मौर्योत्तर काल में व्यापार के लिए जो शिल्पी वर्ग थे, उन्हें आपस में उनके वो संगठित होते थे। मौर्योत्तर काल में जो व्यापारी थे, शिल्पी वर्ग के थे, वो आपस में बहुत ज्यादा संगठित होते थे। और इनका जो व्यापार चलता था वह पूर्वी रोम से चलता था और बहुत ही समृद्ध व्यापार चलता था। या इनसे संबंधित ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। तो ये जो है रहा इससे संबंधित फैक्ट। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, उसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कण्व वंश। कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। किसने? कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छा पता है, जो मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल में जो सिक्के की ढलाई का महत्वपूर्ण काम होता था, सिक्के की ढलाई का महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता था मौर्योत्तर काल में। यहाँ यानी सिक्के की ढलाई के लिए बहुत अच्छे शिल्प, बहुत अच्छा कौशल उस समय प्राप्त होता था। इस काल में क्या होता था, कौन कौन से सिक्के बनाए जाते थे? तो इस काल में जो है सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि इसके सिक्के बनाए जाते थे और बहुत ही ज्यादा ये इनमें निपुण होते थे। तो शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? वह कण्व वंश है। मौर्योत्तर काल में जो सिक्के की ढलाई महत्वपूर्ण एक शिल्प के तौर पे था, मौर्योत्तर काल में ही सोना, चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के बनाए जाने के लिए मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, वह कौन सा शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वह क्या था? वह वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अच्छा, रोम के लोग जो व्यापार करते थे भारत में, रोम के लोग
क्या करते थे रोम के लोग? व्यापार करते थे ना। उन लोगों के को यहाँ की जो काली मिर्च थी, काली गोल मिर्च वह बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इसलिए इस काली गोल मिर्च को क्या नाम दिया गया? यौवन प्रिय नाम दिया गया। क्या क्या यौवन प्रिय नाम दिया गया इस काली गोल मिर्च को। तो वह कौन सा शासक था जिसने वर्ण व्यवस्था का संरक्षण किया? तो वह गौतमी पुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सातवाहन। सातवाहनों का जो दक्षिण भारत में प्रभाव था वह मौर्यों के बाद सर्वाधिक प्रभाव था। आइए राजवंश देख लेते हैं और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। राजवंश और उनकी राजधानी यह देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिलाने के लिए पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला है, चंदेल की राजधानी कौन सी थी? चंदेल शासकों की तो महोबा थी। कौन सी? महोबा। वर्तमान में ये चित्रकूट, महोबा, बांदा ये सब जो जिले पड़ते हैं वह जो है चंदेल की राजधानी थी, चंदेल वंश की महोबा। कदम्ब की राजधानी कौन थी? कदम्ब। कदम्ब यह जो है इसकी राजधानी बनवासी थी। क्या? बनवासी। कदम्बों की राजधानी बनवासी थी। और सातवाहनों की, सातवाहनों को जरा बताइए। सातवाहनों की जो राजधानी थी दोस्तों वह पैठन, पैठन या इसी पैठन को प्रतिष्ठान भी बोला जाता है। क्या? प्रतिष्ठान भी बोला जाता है। पैठन या प्रतिष्ठान जो है सातवाहनों की राजधानी थी। सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? सुंग वंश, तो सुंग वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र जो है सुंग वंश की राजधानी थी। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो वह सातवाहनों का राज्य था। राजवंश और राजधानियों में हम देखेंगे तो चंदेल की राजधानी महोबा थी, कदम्ब शासकों की राजधानी बनवासी थी, सातवाहनों की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, और सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो रहा जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया चैनल पे आए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी हम अपना काम बहुत अच्छे से करते रहेंगे। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।